नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। सुबह 9 बजे की खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। नए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का शपथ ग्रहण आज। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे शपथ। संसद के केंद्रीय कक्ष में सुबह 11:30 बजे समारोह। राज्यसभा टीवी करेगा सीधा प्रसारण। सहिष्णुता भारत की पहचान। प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्र के नाम आखिरी संबोधन में अहिंसक समाज बनाने पर दिया जोर। कहा, आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों को मिले नीतियों का फायदा। गुजरात और राजस्थान के कई जिलों में बाढ़ से हाल बेहाल। भारी बारिश की आशंका। केंद्रीय दल करेगा असम का दौरा। नोटबंदी के बाद रिटर्न में बदलाव करने वालों पर आयकर विभाग की नजर। 30,000 मामलों की जांच जारी। सीबीडीटी अध्यक्ष ने दी जानकारी। और एशियाई जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत को गोल्ड। कोनसम देवी ने 44 किलोग्राम श्रेणी में जीता पदक। मिताली राज चुनी गई आईसीसी महिला विश्व कप टीम की कप्तान। निर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज शपथ लेंगे। शपथ समारोह संसद के सेंट्रल हॉल में होगा। निवर्तमान राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साथ में संसद पहुंचेंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जेएस खेहर उन्हें शपथ दिलाएंगे। शपथ के बाद उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। इसके बाद राष्ट्रपति भाषण देंगे। इस मौके पर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल, राज्यों के मुख्यमंत्री, राजनयिक मिशनों के प्रमुख, सांसद समेत कई अतिथि मौजूद होंगे। नए राष्ट्रपति केंद्रीय हॉल में समारोह होने के बाद राष्ट्रपति भवन जाएंगे, जहां तीनों सेनाओं की ओर से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। राज्यसभा टीवी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण करेगा। अपने कार्यकाल के आखिरी दिन निवर्तमान राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कल देश को आखिरी बार संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने देश में बढ़ रही हिंसा पर चिंता भी जताई और कहा कि सहिष्णुता ही भारतीय समाज की नींव है। मुखर्जी ने कहा कि अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने देश के नए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बधाई भी दी। निवर्तमान राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्र के नाम विदाई संदेश में विकास के लिए समानता को जरूरी बताया है। सोमवार उनके कार्यकाल का आखिरी दिन था। इस मौके पर प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्र को संबोधित किया। समाज में बिखराव पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि गरीबों और वंचितों तक फायदा पहुंचाने के लिए समाज का हिंसा मुक्त बने रहना जरूरी है। Free our public discourse from all forms of violence, physical as well as verbal. Only a non-violent society can ensure the participation of all sections of the people, especially the marginalized and the dispossessed, in the democratic process. Power of non-violence has to be resurrected to build a compassionate and caring society. प्रणब मुखर्जी ने कहा कि राष्ट्रपति पद पर 5 साल रहते हुए उन्हें काफी कुछ सीखने को मिला और उन्होंने हमेशा संविधान को संरक्षित करने की कोशिश की। संबोधन में उन्होंने शिक्षा में सुधार पर जोर भी दिया। Should not be a place for note memorizing, but an assembly of inquisitive minds. Creative thinking, innovative and scientific temper have to be promoted in our institutions of higher learning. It calls for application of logic through discussion, argument and analysis. पदमुक्त होने की पूर्व संध्या पर प्रणब मुखर्जी ने उनके प्रति जताए गए विश्वास और भरोसे के लिए जनता, उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों और राजनीतिक दलों के प्रति आभार जताया। अपने संबोधन में प्रणब मुखर्जी ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बधाई भी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा के उपसभापति पीजे कुरियन ने संकेत दिया है कि सदन की रिपोर्टिंग के दौरान एहतियात न बरतने के लिए मीडिया का मामला सदन की विशेषाधिकार समिति को सौंपा जा सकता है।
पिछले हफ्ते ही सदन में निर्देश दिया गया था कि कार्यवाही से निकाल दिए गए भाग को मीडिया में प्रकाशित न किया जाए। शून्यकाल के दौरान नाम निर्देशित सदस्य केटीएस तुलसी ने नरेश अग्रवाल के बयान को तोड़ मरोड़कर प्रकाशित करने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि 12 दलों ने हस्ताक्षर कर नियम 188 के तहत विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। More than 12 parties have given a notice under Rule 188 regarding breach of privilege, where the statement of Mr. Naresh Agarwal was twisted and distorted. I submit that more than 50 MPs are here, Millard, and this matter should be referred to the Privileges Committee. I move this motion. उपसभापति पीजे कुरियन ने इस पर कहा कि अगर सदस्य के बयान को गलत तरीके से प्रकाशित किया गया है तो ये उसके विशेषाधिकार का हनन है। Media should not report anything that has been expunged in the House. I said that, but yet it was reported. It was said that there is reporting and misreporting, and also when members make some speech, if it is distorted or see that yes that amounts to the breach of privilege, and your notice, especially when it is signed by more than 50 people, and if it refers to distortion of what is said in the House, will be referred to Privilege Committee. समाजवादी पार्टी सांसद नरेश अग्रवाल ने 20 जुलाई को दलितों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा पर चर्चा के दौरान सदन में बयान दिया था। सत्ता पक्ष की आपत्ति के बाद इस भाग को सदन की कार्यवाही से हटा दिया गया था। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। चमड़ा उत्पादों के प्रशिक्षण से जुड़े एफडीटीआई संस्थान को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के तौर पर स्थापित करने से जुड़ा विधेयक कल राज्यसभा में पारित हो गया। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि इसके तहत 2012 से दी गई डिग्रियों को मान्यता मिल जाएगी, जिससे छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने चमड़े की कमी पर विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि देश में अब वैध तरीके से ही चमड़े का कारोबार होगा। फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट बिल 2017 को सोमवार को राज्यसभा ने भी मंजूरी दे दी। बिल के कानून बनते ही एफडीटीआई विश्वविद्यालय के तौर पर खुद छात्रों को डिग्री दे सकेगा। राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा मिलने के बाद इसे किसी विश्वविद्यालय से संबद्धता लेने की जरूरत नहीं रहेगी। उन्होंने इस विधेयक पर चर्चा के दौरान चमड़े की कमी, बूचड़खानों को जबरन बंद कराए जाने के सवालों के जवाब भी दिए। गलत अनरिकॉग्नाइज्ड इलीगल सेंटर से लेदर मिलना नहीं चाहिए, इसीलिए इसको रेगुलेट करने का कोशिश हो रही है। ये कोशिश नहीं हो रही है कि लेदर को बंदी करो। हम बोल रहे हैं कि जो नीति के तहत, जो एक्सटेंट नीति के तहत होना है वो होने देना। इससे पहले बिल पर चर्चा के दौरान देश में चमड़े की उपलब्धता को लेकर उत्पादन और निर्यात में आई गिरावट पर सवाल उठे। ये लेदर मैन्युफैक्चरिंग का क्वांटम कम होता जा रहा है, उद्योग भी बंद होते जा रहे हैं। इसमें एक कारण तो पोल्यूशन कंट्रोल की वजह से जगह जगह पर उद्योग बंद किए गए। फुटवेयर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के बारे में जो इंस्टीट्यूट बन रहा है, अच्छी बात है। कॉमर्स मिनिस्ट्री इसको इनिशिएट कर रही है, इसको एक रूप दे रही है। मगर ऐसे विश्वविद्यालय अलग अलग मंत्रालयों के द्वारा नियंत्रित हो या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा, ये मैं मानता हूँ कि कभी न कभी हम सभी को सोचना पड़ेगा। इन इफेक्ट द हरिड डिसीजन मेकिंग has snatched away the livelihoods of many people, including those in the labor industry, in the leather industry. The highly labor-intensive industry has been affected by demonetization. देश के 12 संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा देने वाला ये विधेयक पिछले सत्र में लोकसभा से पारित हो चुका है। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। लोकसभा से सोमवार को कांग्रेस के 6 सांसदों को 5 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया। इन्होंने आसन की तरफ कागज फेंके थे। विपक्ष की ओर से भीड़ हिंसा पर चर्चा की मांग के दौरान यह अवरोध हुआ। इस वजह से कल कार्यवाही दोपहर 2:30 बजे के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। सांसदों को निलंबित किए जाने के खिलाफ आज कांग्रेस संसद भवन में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास विरोध प्रदर्शन करेगी। श्री गौरव गोगोई, श्री के सुरेश, श्री अधीर रंजन चौधरी। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कांग्रेस के 6 सांसदों को 5 दिन के लिए सदन की कार्यवाही से निलंबित करने के फैसले की घोषणा की। उन्होंने कहा कि गौरव गोगोई, के सुरेश, अधीर रंजन चौधरी, रंजीत रंजन,
सुष्मिता देव और M.K. राघवन का व्यवहार सदन की परंपरा के खिलाफ था। स्पीकर के मुताबिक अवरोध के दौरान इन सांसदों ने कागज फाड़े और आसन की तरफ फेंका। This conduct of members is highly unbecoming and an abuse of the rules of the House, which seeks to undermine the dignity of the House. These members, by persistently and willfully obstructing the business of the House, have caused grave disorder. दरअसल सोमवार को कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस समेत कई दलों ने कथित गौ रक्षकों की हिंसा का मामला उठाया था। निलंबित सांसदों का कहना है कि वो इस मुद्दे पर विरोध जारी रखेंगे। करके मॉब लिंचिंग एक वाइटल मुद्दा है देश के लिए, उसके डिस्कशन के लिए नारे लगा रहे थे। अगर नारा लगाना सस्पेंशन करना है तो सर आंखों पर। कांग्रेस पार्टी ने भीड़ की हिंसा के मुद्दे पर प्रश्नकाल स्थगित कर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव दिया था, लेकिन स्थगन प्रस्ताव खारिज हो गया। अल्पसंख्यक, दलित, महिलाएं और कमजोर वर्ग के लोगों को एक भय और आतंक का वातावरण में रहना पड़ा है और ये सरकार ऐसी बर्बर और शर्मनाक हत्याओं को रोकने में पूरी तरह असफल हो गई है। जब से बीजेपी का सरकार हुकूमत में आए हैं, सारा देश में ये गोरक्षक तांडव कर रहे हैं। मैडम प्रधानमंत्री बोलते हैं लेकिन कोई सुनता नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने कांग्रेस सांसदों के व्यवहार की निंदा की। कांग्रेस पार्टी के नेताओं से हम अपेक्षा नहीं कर सकते हैं वो ऐसे दुर्व्यवहार करे, ऐसे असंसदीय व्यवहार करे, ऐसे कागज उसको छीन करके वो फेंके, इसका पूरा निंदन करते हैं। स्पीकर ने कहा कि वो चर्चा कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए प्रश्नकाल को स्थगित नहीं किया जाएगा। रविंद्र सिंह शोरान के साथ प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बैंकों को डूबे कर्ज की समस्या से राहत दिलाने से जुड़ा बैंक विनियमन संशोधन विधेयक कल लोकसभा में पेश किया। विधेयक में रिजर्व बैंक को कई अधिकार दिए गए हैं। फिलहाल सरकारी बैंकों का फंसा कर्ज 6 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। टीएमसी सांसद शौगत रॉय ने विधेयक को स्थायी समिति में भेजने की मांग की। इससे पहले सरकार बैंकिंग नियमन कानून में संशोधन का अध्यादेश लाई थी। इसमें आरबीआई को किसी भी बैंक को कर्ज वसूली या दिवाला प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश देने के लिए अधिकृत किया गया था। अब जारी है, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आजादी की जंग लड़ने वाले मेरे दोस्तों, आजादी चाहिए तो उसकी कीमत खून दे के चुकानी होगी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आईएनए की बागी फौजियों पर अंग्रेज देशद्रोह का मुकदमा चलाएंगे। उन तीनों के बचने के चांसेस कम हैं। This trial and its judgment will be remembered throughout history. आतंकी फंडिंग मामले में गिरफ्तार 7 अलगाववादियों को एनआईए आज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करेगी। जांच एजेंसी ने सैयद अली शाह गिलानी के दामाद अल्ताफ अहमद शाह समेत 7 लोगों को कल गिरफ्तार किया था। हुर्रियत से जुड़े फारूक अहमद डार, नईम खान, पीर सैफुल्ला, मिराजुद्दीन शाहिद उल इस्लाम और एयाज अकबर को भी एनआईए ने गिरफ्तार किया। एनआईए पिछले महीने इन सभी लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। इनमें करोड़ों रुपए के साथ अहम सुराग हाथ लगे थे। निजी चैनल के स्टिंग में खुलासे के बाद एनआईए ने आतंकी फंडिंग मामले की जांच शुरू की थी। इसमें हवाला कारोबारियों और हुर्रियत नेताओं के ठिकानों की तलाशी ली गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें कश्मीर में 27 साल पहले हुई कश्मीरी पंडितों की हत्या की दोबारा जांच कराए जाने की मांग की गई थी। याचिका में 1989 में कश्मीरी पंडितों की हत्या के मामले में दर्ज केसों में से 215 केसों की दोबारा जांच के आदेश देने की मांग की गई थी। कश्मीरी विस्थापित पंडितों की संस्था रूट्स इन कश्मीर ने मामले में याचिका दायर की थी।
निर्देश देने से इनकार करते हुए कोर्ट ने कहा कि इतने साल बाद सबूत जुटाना बेहद मुश्किल होगा। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से यह भी पूछा कि आखिर इतने साल बाद याचिका क्यों दाखिल की गई। सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल सिमी आतंकी मुठभेड़ कांड में केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। पिछले साल भोपाल में सिमी के 8 आतंकी जेल से भागे थे। बाद में पुलिस के साथ मुठभेड़ में सभी 8 आतंकी मारे गए थे। मारे गए एक आतंकी के परिजन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके मामले की जांच SIT या CBI से कराने की मांग की है। नोटिस का जवाब 4 हफ्तों के अंदर मांगा गया है। असम के कोकराझार में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को मार गिराया है। सेना और असम पुलिस के साझा अभियान में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। मारे गए आतंकी के पास से AK-47 राइफल, गोला बारूद और ग्रेनेड बरामद हुआ है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के हथियारों और विस्फोटकों का जखीरा बरामद किया है। इन हथियारों को सुकमा जिले में केरलापाल से गोगुंडा के बीच के जंगलों में छुपा कर रखा गया था। नक्सलियों के खिलाफ अभियान के तहत जिला पुलिस बल और STF की संयुक्त टीम केरलापाल से गोगुंडा के लिए निकली थी। सुरक्षा बलों को इलाके में नक्सलियों के मौजूद होने की खबर मिली थी। जवानों की भनक लगते ही नक्सली मौके से भाग निकले। सुरक्षा बलों ने नक्सली कैंप को भी तबाह कर दिया। दबिश के दौरान भारी मात्रा में विस्फोटकों के साथ कई अन्य तरह की सामग्री और दस्तावेज बरामद किए गए। जब्त किए गए सामान में चाइनीज बम, देशी बम, एरो बम शामिल हैं। सूचना पे हमने सुकमा और दंतेवाड़ा दोनों ने ज्वाइंट टॉप पे फोर्स बाहर निकाली थी। 22 को फोर्स निकली थी, जो 23 को सुबह गोगुंडा की तरफ चढ़ते हुए उनको एक कैंप के पहले ही एक छोटी सी लाड़ी में कुछ डंप का एहसास हुआ, तो उन लोगों ने उस जगह को पूरे अच्छे से चेक किया तो वहाँ पे एक बड़ा डंप मिला, पूरे कमेटी का डंप जैसा लगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली सरकार से डेंगू और चिकनगुनिया जैसी गंभीर बीमारियों की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी मांगी है। इसके लिए दिल्ली सरकार को 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। इससे पहले NGT ने नगर निगम को डेंगू और चिकनगुनिया के मच्छरों के पनपने पर रोक लगाने के लिए राजधानी में सभी फव्वारों में ठहरे पानी को हटाने के निर्देश दिए थे। DDA को जनकपुर इलाके में स्थित उसके खाली पड़े 500 फ्लैटों की सफाई का आदेश भी दिया गया था। राजधानी में हालात पर नजर रखने के लिए NGT ने 12 स्थानीय आयुक्तों की नियुक्ति भी की है। ये अधिकारी तीनों नगर निगम के इलाकों में दौरा करेंगे और डेंगू और चिकनगुनिया की स्थिति के बारे में ट्रिब्यूनल को जानकारी देंगे। बात मौसम की करेंगे। कई हिस्सों में बाढ़ के चलते गुजरात और राजस्थान हाई अलर्ट पर हैं। उधर राजस्थान के माउंट आबू में सिर्फ 24 घंटे में अब तक की सबसे ज्यादा 77 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में बाढ़ की स्थिति से इनकार किया है। हालांकि मौसम विभाग ने बुधवार तक पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में भारी बारिश की आशंका जताई है। ओडिशा और उत्तराखंड में भी आज भारी बारिश हो सकती है। उधर असम में हालात लगातार सुधर रहे हैं। केंद्रीय दल हालात का जायजा लेने के लिए आज असम जाएगा। गुजरात और राजस्थान बाढ़ की स्थिति से जूझ रहे हैं। हजारों लोग जगह जगह फंसे हुए हैं। दोनों राज्यों में सेना को राहत और बचाव के काम में लगाया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करने के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि पड़ोसी राज्य राजस्थान का पानी गुजरात की नदियों और बांधों में आने से जलस्तर ज़्यादा बढ़ गया है। मौसम विभाग की भारी बारिश की चेतावनी के मद्देनजर राज्य सरकार हाई अलर्ट पर है। बारिश और बाढ़ पीड़ित इलाकों में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के 6 अतिरिक्त दल भी लगाए गए हैं। उधर उदयपुर में कल एक नहर पर बने पुल से गुजर रही जीप तेज लहरों की चपेट में आ गई, जिससे उसमें सवार एक महिला और उसकी बेटी की मौत हो गई। पानी में अपन अनुमान नहीं लगा सकते कि पानी का लेवल कितना है। उसके कारण सभी जितने भी व्हीकल्स थे उनको हमने बाहर रुकवा दिए। पुलिस विभाग के जितने भी सिपाही उनको मुस्तैद किया गया है। उसके साथ प्रशासनिक अधिकारी भी लगे हुए हैं। यहाँ पर हमने SDRF टीम को भी बुलाया है। साथ ही जनप्रतिनिधियों का भी इसमें पूरा सहयोग मिल रहा है। ओडिशा में भी कई नदियों में बाढ़ के कारण 6 जिलों के जिलाधिकारियों को सतर्क किया गया है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने प्रशासन को निचले इलाकों से लोगों को निकालने के लिए कहा है।
खेती बाड़ी के लिए बारिश बहुत ज़रूरी है, लेकिन आम आदमी को परेशानी तो होती है। देखिए बारिश में कितना लोग भीगता है और सड़कें जाम होती हैं, ट्रैफिक जाम होता है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में बने ऊपरी दबाव के कारण अगले 2 दिन में बहुत भारी बारिश की आशंका जताई है। उत्तर प्रदेश और बिहार के कई इलाकों में भी कल भारी बरसात हुई। मौसम विभाग ने हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में आज जोरदार बारिश की चेतावनी दी है। इस बीच दिल्ली एनसीआर में भी रुक रुक कर हो रही बारिश से मौसम ने करवट ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आयकर विभाग नोटबंदी के बाद इनकम टैक्स रिटर्न में बदलाव करने वालों की पहचान में जुटा हुआ है। ऐसे 30,000 मामलों की जांच भी की जा रही है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन सुशील चंद्रा ने सोमवार को इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पिछले साल 8 नवंबर को नोटबंदी के बाद से दाखिल की गई ITR को जब पहले के रिकॉर्ड से मिलाया गया तब इस तरह के मामले सामने आए। CBDT के चेयरमैन के मुताबिक विभाग इन मामलों पर जल्द ही एक्शन लेने जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेशन क्लीन मनी के पहले चरण के बाद विभाग को ये पता चला है कि कुछ लोगों ने अपने सभी बैंक खातों की जानकारी नहीं दी। विभाग ने ऐसे लोगों से जवाब भी मांगा है। हाल ही में लागू किए गए बेनामी लेन देन कानून पर बात करते हुए चंदा ने बताया कि 233 मामलों में 840 करोड़ रुपए मूल्य के अटैचमेंट किए जा चुके हैं। उन्होंने कई शेल कंपनियों के पास बेनामी संपत्ति के होने के बारे में भी बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल निवर्तमान राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के चयनित भाषणों के 4थे संस्करण को जारी किया। इस मौके पर निवर्तमान राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और नवनियुक्त राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी समेत कई नेता मौजूद थे। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिले मार्गदर्शन से उन्हें बेहद मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने प्रणब मुखर्जी के चयनित भाषणों के 4थे संस्करण को जारी करते हुए कहा कि ऐतिहासिक दस्तावेजों का खजाना अपने कार्यकाल में आया है और इस प्रयास की उन्होंने सराहना भी की। मैं राष्ट्रपति जी का हृदय से बहुत आभारी हूं और मुझे विश्वास है कि उन्होंने इतनी बड़े दायित्व में मेरा मोल्डिंग में जो रोल किया है वो मुझे आने वाले जीवन में बहुत काम आने वाला है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा है कि स्वतंत्रता संग्राम में पंजाब का अहम योगदान रहा है। उपराष्ट्रपति ने ये बात इंडियन नेशनल कांग्रेस इन पंजाब नाम की किताब के विमोचन के मौके पर कही। इस किताब के लेखक डॉक्टर सुखचैन बस्सी हैं। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने आज़ादी के आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के कांग्रेस में आने के बाद ये जन आंदोलन में बदल गया। पहला एनुअल कन्वेंशन कांग्रेस का 1893 में हुआ पंजाब में, और जैसे जैसे धीरे धीरे मूवमेंट बढ़ता गया, खूबी ये थी कि उसमें सब जुड़ते गए। कीर्ति किसान पार्टी भी बनी थी और ये सब मिलके इन्होंने जो जड़ें थी अंग्रेजी एम्पायर की, उनको ढीला कर दिया। मालदीव में जारी राजनीतिक उठापटक के बीच सोमवार को देश की सेना ने संसद को अपने कब्जे में ले लिया। इस कार्रवाई पर विपक्षी पार्टी मालदीव लोकतांत्रिक पार्टी ने कहा कि सांसदों को स्पीकर अब्दुल्ला मशीह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में भाग लेने से रोकने के लिए ऐसा किया गया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि ये कार्रवाई राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन के आदेश के बाद की गई। खबरों के मुताबिक सेना ने सांसदों को बाहर निकाल दिया और संसद के गेट को बंद कर दिया। संसद भवन में पहले से मौजूद सांसदों को भी बाहर कर दिया गया। विपक्ष ने इस घटना को निराशाजनक, अवैध और असंवैधानिक करार दिया है। भारत की पोनसाम उर्मिला देवी ने एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। नेपाल के काठमांडू में खेली जा रही प्रतियोगिता में मणिपुर के खिलाड़ी ने 44 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 126 किलोग्राम भार उठाया। भारतीय भारोत्तोलन संघ के मुताबिक उर्मिला देवी ने स्नैच में 56 किलोग्राम भार उठाया, जबकि क्लीन और जर्क में उन्होंने 70 किलोग्राम भार उठाया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने भारतीय कप्तान मिताली राज को आईसीसी महिला विश्व कप 2017 की टीम का कप्तान चुना है। मिताली ने इस विश्व कप में भारतीय टीम की कमान संभालते हुए फाइनल तक का सफर तय किया था।
हालांकि भारतीय टीम को उपविजेता के तौर पर ही सब्र करना पड़ा। टूर्नामेंट में मिताली ने कुल 409 रन बनाए। मिताली के अलावा हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा को भी टीम में जगह मिली है। आईसीसी की इस टीम में इंग्लैंड की सबसे ज़्यादा 4 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। दक्षिण अफ्रीका की भी 3 खिलाड़ियों को इस टीम में जगह मिली। ऑलराउंडर के रूप में ऑस्ट्रेलिया की एलिस पेरी को जगह मिली है। इस टूर्नामेंट में 369 रन बनाने और 7 विकेट झटकने वाले इंग्लैंड की नताली सिवर को 12वें खिलाड़ी के रूप में शामिल किया गया है। देश के जाने माने वैज्ञानिक और शिक्षाविद यशपाल का निधन हो गया है। उन्होंने बीती रात नोएडा स्थित आवास पर आखिरी सांस ली। 90 वर्षीय यशपाल को 2013 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। इससे पहले 1976 में यशपाल को पद्म भूषण से भी नवाजा गया था। उन्होंने करियर की शुरुआत टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च से की थी। यशपाल कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे। 1973 में उन्हें स्पेस एप्लीकेशन सेंटर का पहला निदेशक नियुक्त किया गया। 1983-84 में वो प्लानिंग कमीशन के मुख्य सलाहकार भी रहे। 1986 से 1991 तक यशपाल ने यूजीसी के चेयरमैन पद पर सेवाएं दी। 2007 से 2012 तक वो जेएनयू के चांसलर भी रहे। और बात सिनेमा जगत की खास हस्ती की। बॉलीवुड में बोल्ड फिल्मों की शुरुआत करने वाले बीआर इशारा की आज पुण्यतिथि है। निर्देशन और लेखन के हुनर के दम पर उन्होंने 70 के दशक में खूब नाम कमाया। 70 के दशक में उन्होंने पहले फिल्म चेतना बनाई। फिल्म के विषय ने पारंपरिक दर्शकों को झकझोर कर रख दिया। इशारा जी को हम दो हमारे दो, ज़रूरत और मिलाप जैसी फिल्मों के लिए भी याद किया जाता है। अभिनेत्री परवीन बाबी को फिल्म जगत में लाने का श्रेय उन्हें ही जाता है। इसके अलावा इशारा ने कई और कलाकारों को भी इंडस्ट्री में मौका दिया। उन्होंने अमिताभ बच्चन, रीना रॉय, शत्रुघ्न सिन्हा, राज किरण, रजा मुराद जैसे दिग्गज सितारों के साथ भी काम किया। बाबू राम इशारा ऐसे निर्देशक थे जो उस दौर में समय से बरसों आगे थे। और अब आखिर में हेडलाइंस। नए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का शपथ ग्रहण आज। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे शपथ। संसद के केंद्रीय कक्ष में सुबह 11:30 बजे समारोह। राज्यसभा टीवी करेगा सीधा प्रसारण। सहिष्णुता भारत की पहचान। प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्र के नाम आखिरी संबोधन में अहिंसक समाज बनाने पर दिया जोर। का आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों को मिले नीतियों का फायदा। गुजरात और राजस्थान के कई जिलों में बाढ़ से हाल बेहाल। भारी बारिश की आशंका। केंद्रीय दल करेगा असम का दौरा। नोटबंदी के बाद रिटर्न में बदलाव करने वालों पर आयकर विभाग की नजर। 30,000 मामलों की जांच जारी। सीबीडीटी अध्यक्ष ने दी जानकारी। एशिया जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत को गोल्ड। कोनसन देवी ने 44 किलोग्राम श्रेणी में जीता पदक। मिताली राज चुनी गई आईसीसी महिला विश्व कप टीम की कप्तान। फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। आगे देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार।